मॉर्निंग क्लास। तो हम बायोलॉजी के सुपर 50 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले पढ़ लिए थे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है समवर्ती तथा समजात अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। इसके आंसर की बात करें समवर्ती अंग समवर्ती अंग वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कार्यों में समान होते हैं। समवर्ती अंग कहलाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें पक्षी के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख। समजात अंग की बात करें जीवों के वे अंग जिनकी
संरचना एवं उत्पत्ति समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें मनुष्य के हाथ, कौमा मेंढक के अग्रपाद, कौमा तितली के पंख। यहां पर इनको चमगादड़ के पंख कर देते हैं, चमगादड़ के पंख। तो बात करें संवृत्ति तथा समजात अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। संवृत्ति और समजात अंगों को, इसकी बात करें संवृत्ति अंग की, वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्यों में समान होते हैं। इनके कार्य कैसे हो? समान हो, संवृत्ति अंग कहलाते हैं। पक्षी के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख, यानी इनकी उत्पत्ति और रचना कैसी है? भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है, लेकिन कार्य में ये कैसे कार्य कर रहे हैं? समान कर रहे हैं। जैसे पक्षी के पंख, पक्षी उड़ने का कार्य कर रहा है, तितली के पंख, तितली उड़ने का कार्य कर रही है, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ भी उड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसके कार्य कैसे हुए? समान हुए। इन तीनों के कार्य समान हैं। इसी तरीके से समजात अंग की बात करें, जीवों के वे अंग जिनकी संरचना एवं उत्पत्ति समान हो। उत्पत्ति में कैसे हुए? समान हो, यानी समान प्रकार से उत्पत्ति हुई हो लगभग, लेकिन कार्य अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। और कार्य इनके अलग अलग हैं। मनुष्य के अलग कार्य हैं, यानी हाथों से मनुष्य अलग कार्य कर रहा है। मेंढक के अग्रपाद, यानी मेंढक पैरों से चलने का कार्य कर रहा है। चमगादड़ के पंख, चमगादड़ उड़ने का कार्य करेगा। तो मेंढक, यहाँ पर जो मनुष्य है वो तो हाथों से कार्य कर रहा है, लेकिन जो मेंढक है वो पैरों से चलने का कार्य कर रहा है। क्या मनुष्य हाथों से चलने लगेगा? नहीं चलने लगेगा, नहीं चल सकता, वो तो पैरों से चलेगा। तो यहाँ पर ये पैरों से कुछ करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा, केवल चलने का कार्य करेगा पैरों से। यहाँ पर चमगादड़ के पंख की बात करें तो ये केवल उड़ने का कार्य करेंगे, चमगादड़ के पंख। तो यहाँ पर इनके कार्य अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। तो तीनों के इनके कार्य अलग अलग हैं आपस में। तो संवृत्ति और समजात अंग आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। अंतर निम्न है। स्वपरागण एवं परपरागण में निम्न अंतर है। स्वपरागण की बात करें, इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें पुष्प के परागकण अपने ही जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इसमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी साधन
अथवा माध्यम की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट की बात करें, यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव है। यह क्रिया द्विलिंगी एवं एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव है। अगले पॉइंट की बात करें, इसमें पुष्प छोटा होता है पुष्प छोटा होता है तथा पुष्प के लिए रंग, सुगंध, मकरंद का होना आवश्यक नहीं है। इसमें पुष्प बड़ा होता है तथा कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करता है तथा रंगीन, सुगंधित, मकरंद का होना आवश्यक है। तो बात करें स्वपरागण और परपरागण के बारे में। निम्न अंतर है स्वपरागण परपरागण। फर्स्ट पॉइंट की बात करें,
इसमें पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी यहां पर जो परागण की क्रिया हो रही है तो ये अपने ही पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं, क्योंकि पुष्प यहाँ द्विलिंगी पुष्प हो, यानी द्विलिंगी पुष्प में एक क्रिया हो रही है स्वपरागण की, तो उसमें नर और मादा दोनों संरचना मौजूद हैं, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी स्वपरागण में। पर परागण की बात करें, इसमें पुष्प के परागकण अपने ही जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी जाति का उसी का है, यानी ये मान के चलिए गुलाब का पुष्प था, तो उसी जाति का दूसरा पुष्प गुलाब का है, तो उसी पे पहुंच जाते हैं ये परागकण, उसके वर्तकाग्र पर पहुंच जाते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, इसमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। साधन माध्यम की आवश्यकता, जल और वायु की आवश्यकता इसमें नहीं होती है स्वपरागण में, क्योंकि इसमें तो स्वयं परागण हो जाता है एक ही पुष्प में। इसमें किसी साधन अथवा माध्यम की आवश्यकता होती है। जल वायु की इधर में आवश्यकता पड़ती है, जल की वायु की इधर की साइड आवश्यकता पड़ती है, यानी पर परागण में। अगले पॉइंट की बात करें, यह क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में ही संभव है। द्विलिंगी यानी दोनों संरचना मौजूद हो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जिसमें नर और मादा यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों संरचना मौजूद होती हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। यह क्रिया द्विलिंगी एवं एक लिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव है, और पर परागण की क्रिया एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प दोनों में हो जाती है पर परागण की क्रिया। अगले पॉइंट की बात करें, इसमें पुष्प छोटा होता है तथा पुष्प के लिए रंग, सुगंध, मकरंद को होना आवश्यक नहीं है, का होना आवश्यक नहीं है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि मकरंद का होना आवश्यक हो, क्योंकि इसमें पर परागण की क्रिया नहीं होती है, इसमें स्वपरागण की क्रिया हो रही है। तो ये सुगंधित नहीं हो पुष्प, कोई जरूरी नहीं हो, आकार छोटा है इसका, कोई जरूरी नहीं, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती इसमें। तो ये सुगंधित नहीं है, रंगीन नहीं है और आकार छोटा है। इसकी बात करें, इसमें पुष्प बड़ा होता है तथा कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करता है तथा रंगीन, सुगंधित, मकरंद का होना आवश्यक है। ये अपनी ओर ये पुष्प कीटों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये सुगंधित है, इनमें से सुगंध आ रही है इस पुष्प में से, रंगीन भी है और मकरंद युक्त भी है। मकरंद युक्त यानी इस शहद युक्त है, इसमें शहद है, यानी रस चूसने के लिए यहाँ पर मधुमक्खियां, भौरे और कीट, इनको ये पुष्प आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये चमकीला था, रंग बिरंगा था, एकदम रंगीन दिखाई दे रहा था, जैसे आप सामने वाले को आकर्षित कर रहे हो, जैसे या आपको सामने वाला आकर्षित कर रहा है। आप भी तो करने लग जाते हो सामने वाले को आकर्षित कभी कभी, तो ऐसे ये भी तो आकर्षित करते हैं आपस में। तो स्वपरागण और पर परागण आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आप हर दिन क्वेश्चनों को याद करते रहें, इसी तरीके से अच्छे से याद करें क्वेश्चनों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।